है वो चैप्टर 2 है वॉल्यूम 2 में से, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको कई चीजें आपको गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट से ही मिल जाएंगी, मतलब कि अगर आप मिला के तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको साथ रेफरेंस भी बताती जाऊंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो पार्ट ए है जनरल है, उसमें पैरा 1 है सिविल जजेस एम्पावर्ड टू ट्राई केसेस अंडर एक्ट। मतलब गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत सिविल जजेस को एम्पावरमेंट है कि भाई आप फैमिली केसेस सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली लाइन पे गौर करें, इसमें फैमिली कोड एक्ट 1964 का हवाला दिया, जिसका सेक्शन 5 आपको ये बताता है कि भाई फैमिली कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि स्केड्यूल में जो प्रोवाइडेड मैटर्स हैं उसको ये इंटरटेन भी कर सकता है, उसको सुन भी सकता है, उसको जुडिकेट भी कर सकता है। ठीक हो गया। और दूसरी बात उन्होंने ये की गई है कि जो पैरा 5 सॉरी आइटम 5 और आइटम 6 है उस स्केड्यूल में, जो स्केड्यूल 1 फैमिली कोर्ट एक्ट के साथ अटैच है, पैरा जो आइटम 5 है वो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है और जो आइटम नंबर 6 है वो गार्डियन से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब इसमें आगे ये बताया गया कि सेक्शन 25 ऑफ जो गार्डियंस सॉरी फैमिली कोर्ट एक्ट है वो एम्पावरमेंट देता है कि फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तौर पर रिगार्ड की जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि सेक्शन 25 जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का है उसमें ये प्रोवाइडेड है कि फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तौर पे काम करेगी। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 4A सब क्लॉज 1 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में ये फर्दर बताया गया कि हाई कोर्ट को ये एम्पावरमेंट मिली है कि आप अपने से जो भी सबऑर्डिनेट सिविल जजेस काम कर रहे हैं आप उनको ऑथराइज कर सकते हैं कि भाई ये मैटर आप डिस्पोज ऑफ करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी वो ऑथराइज कर सकती है और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी ऑथराइज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेक्शन 4A भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसका टाइटल ये है कि पावर टू कन्फर जुरिस्डिक्शन ऑन सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर एंड टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग टू सच ऑफिसर। मतलब कि इसमें सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स को जुरिस्डिक्शन भी दे दी जाती है और साथ प्रोसीडिंग्स भी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये देखिए इसमें कितनी प्रोविजंस आ रही है पैरा 1 में। सबसे पहले हमें सेक्शन 5 और पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का हवाला मिला। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का हमें हवाला मिल गया कि भाई फैमिली कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तौर पे काम करेगी। ठीक है, फिर हमें सेक्शन 4A सब क्लॉज 1 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट के जरिए ये पता चला कि हाई कोर्ट को एम्पावरमेंट दे दी कि आप अपने से नीचे जुडिशियल ऑफिसर्स को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप प्रोसीडिंग्स देखें। ठीक हो गया। उसके बाद जहां से ये लाइन लिखी है कि ऑनरेबल जजेस हैव डिसाइडेड दैट विद फ्यू एक्सेप्शंस, ये काट के आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि ऑल द वर्क अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट शुड बी इंट्रस्टेड टू द फैमिली कोर्ट presided over by first class civil judges to be specially nominated for each district as permanent। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जो काम सौंपा जाएगा, जो इंटरेस्ट किया जाएगा, जो वेस्ट किया जाएगा, वो फैमिली कोर्ट वो प्रिजाइड करी और सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास एज अ फैमिली कोर्ट काम करेगी जब गार्डियंस के मैटर्स वो देख रही होगी। ठीक हो गया। उसके नीचे फर्दर ये बताया गया कि जो परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, स्पेशल रजिस्टर हैं, वो मेंटेन किए जाएंगे और सीनियर सिविल जजेस को इसके लिए स्पेशली एम्पावर्ड किया जाएगा कि आप इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स है आप इसको डिस्पोज ऑफ करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपका पैरा 1 पूरा क्लियर हो गया। ये आपको क्लियर है क्या? सबसे पहले सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट का हमने हवाला पढ़ा पैरा 1 में। ठीक हो गया। सेक्शन 25 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का भी हमने हवाला पढ़ा कि फैमिली कोर्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगी। फिर हमें पता चला कि जो स्केड्यूल का आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 6 है वो किसके हवाले से है। फिर पैरा 1 में हमने सेक्शन 4A का भी हवाला पढ़ लिया। ठीक है, फिर ये कहा गया कि जो फैमिली कोर्ट गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत काम करेगी वो कौन प्रिजाइड करेगा? सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास करेगा। ठीक है, अब इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट में तमाम जो परमानेंट रिकॉर्ड अकाउंट्स हैं, स्पेशल रजिस्टर हैं, वो मेंटेन किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ सीनियर सिविल जजेस जो पंजाब में हैं उन्हें ये एम्पावरमेंट है कि वो प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? कोई एम्बिग्विटी के पैरा 1 ना समझ आया? हाँ जी, पैरा 1 क्लियर है सबको? हेलो जी मैम क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलें अब पैरा 2 पे आते हैं। पैरा 2 में क्या कहा है? माइनर्स इंटरेस्ट इज द मेन कंसिडरेशन इन अपॉइंटिंग अ गार्डियन। सिंपल उन्होंने बात की है कि अगर गार्डियन अपॉइंट करना है ना तो मेन कंसिडरेशन क्या होगी? माइनर्स इंटरेस्ट को देखा जाएगा। अब सीधा ही सीधा उन्होंने सेक्शन 7 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। सेक्शन 7 क्या था? सेक्शन 7 में ये कहा गया था कि अदालत की ये पावर है
कि वो ऑर्डर पास कर सकती है गार्डियनशिप के हवाले से, ऐसे ही है ना। तो आप यहाँ पर फिर सेक्शन 7 याद कर लें, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि जब ऑर्डर पास करना है ना सेक्शन 7 के तहत, तो उसने लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होना है कि इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। अब जब वेलफेयर ऑफ द माइनर की बात की जाती है तो फिर सेक्शन 7 के तहत जो गार्डियंस कोर्ट है वो अपॉइंट भी कर सकती है, गार्डियन को डिक्लेयर भी कर सकती है माइनर के हवाले से और उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है। फिर सेक्शन 7 के तहत ये इम्प्लाइडली लिया जाता है कि भाई इसी सेक्शन के तहत उस गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है जो कि विल के जरिए, इंस्ट्रूमेंट के जरिए या अदालत के जरिए अपॉइंटेड करदा ना हो। तो रिमूवल का कॉन्सेप्ट भी आपको सेक्शन 7 से ही मिल जाता है, ठीक हो गया। फिर उसमें सेक्शन 7 में लास्ट बात ये की गई थी कि जो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड गार्डियन है उसकी जगह पर उस वक्त कोई अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पावर सीज ना कर जाए, ठीक है। तो आप ये देखें कि पैरा 2 में आपने माइनस इंटरेस्ट की बात की है, तो साथ आपका सेक्शन 7 भी तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने अपनी बुक में पैरा 2 के साथ एक मेंशन करना है रेफरेंस, आप लिख लें काइंडली, इसी का चैप्टर 2 का है पार्ट बी, लिखें शाबाश, पार्ट बी पैरा 1, पार्ट बी पैरा 1 लिख लिया सबने। हाँ जी, पार्ट बी पैरा 1 मतलब इसी चैप्टर का पार्ट बी और पैरा 1। हाँ जी, निकाल लिए पार्ट बी और पैरा 1। अच्छा, हाँ हाँ निकाले भी ना, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये कोरिलेट हो रहा है। आप जरा इसके चैप्टर 2 के पार्ट बी में आए, चैप्टर 2 के पार्ट बी में आप आते हैं, पैरा 1 देखें क्या टाइटल लिखा हुआ है ऊपर, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन शैल बी इन फॉर्म ए। मतलब जो आपने एप्लीकेशन देनी है ना गार्डियन को अपॉइंट करने के लिए, उसका जो परफॉर्म है वो फॉर्म नंबर ए में बता दिया गया है। इतनी बात क्लियर है आपको? बस इतनी बात ही आपने याद रखनी है कि मैंने अगर गार्डियन की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन देनी है तो उसका जो खाका है मैं फॉर्म ए को फॉलो करूंगी, ठीक हो गया। साथ उन्होंने सेक्शन 10 मेंशन कर दिया कि सेक्शन 10 सब्जेक्ट टू वेरिएशंस हो सकती हैं एज टू दी सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो आपने जब पैरा 2 लिखना है पार्ट ए का, उसके साथ आपने पैरा 1 मेंशन करना है जो कि फॉर्म ए की बात कर रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, अच्छा, पैरा 10 नहीं लिखा हुआ, पैरा 1 लिखा हुआ है, पैरा 1 में सेक्शन 10 लिखा हुआ है, गौर से देखें। हाँ जी, हाँ जी, सेक्शन 10 में, हाँ जी जी मैं बताती हूँ कि देखें पार्ट बी पैरा 1 में हमें पहली बात ये पता चली कि एप्लीकेशन देनी है ना, तो उसका जो परफॉर्मा है वो फॉर्म ए में बता दिया गया है। साथ लिख दिए सेक्शन 10 सब्जेक्ट टू दी वेरिएशंस एज टू दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है ना। मतलब सेक्शन 10 का हवाला आ गया है। उसको अभी डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है पार्ट बी पैरा 1 की? अच्छा, अब पेज पलट के ना इसी के पार्ट में आप पैरा 7 पे आ जाएं। साथ आपने पैरा 7 भी मेंशन करना है, पार्ट बी पैरा 7, पार्ट बी पैरा 7 का जो 1 क्लॉज है सिर्फ उसको टिक कर लें। निकाल लिए सबने? अच्छा जी, पार्ट बी पैरा 7, हाँ जी, पार्ट बी पैरा 7 का नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है, एवरी एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन शैल बी एंटर्ड इन सिविल मिसलेनियस रजिस्टर नंबर 2। मतलब कि जो एप्लीकेशन आएगी वो सिविल मिसलेनियस रजिस्टर नंबर 2 में उसका अंदराज कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से ये आपका भी क्लियर हो गया, सही है। अब आप दोबारा से, अच्छा, आप अब आ जाएं पैरा 3 का जो क्या कहते हैं, एक तो चैप्टर ए पे वापस, पार्ट ए में दोबारा से वापस आ जाएं, ठीक है। पार्ट ए है जो चैप्टर 2 का, उसके पैरा 3 पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाने से पहले चूंकि मैंने सेक्शन 10 की बात की थी तो चलो मोटी मोटी बातें उसकी कर लेते हैं। सेक्शन 10 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या बताया हुआ है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन बताया हुआ है ना, कि जिसमें बताया गया कि पिटीशन की सूरत में होगी, साइंड और वेरीफाइड होगी, जो कि सीपीसी में बताया गया है, ठीक है। इतनी बात करने के बाद अब आगे वो पर्टिकुलर्स की डिटेल्स देता है। पर्टिकुलर्स कौन सी हैं? माइनर्स की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। अगर फीमेल जो है, माइनर फीमेल है, वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड की डिटेल्स होंगी, फिर उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी माइनर की, और जिस बंदे के पास माइनर की कस्टडी है या उसकी प्रॉपर्टी की कस्टडी है उसकी डिटेल्स देनी होगी, फिर उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं आप उसकी डिटेल्स देंगे,
फिर आपने ये बताना है कि अगर कोई बंदा इंटाइटल्ड है कि किसी को अपॉइंटमेंट, किसी की अपॉइंटमेंट कर सकता है एज अ गार्डियन, उसकी डिटेल देनी है। फिर अगर आपने पहले कोई प्रोसीडिंग की थी तो उसका क्या रिजल्ट निकला, फिर एप्लीकेशन किस नेचर की है, फिर जो प्रपोज गार्डियन है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर एप्लीकेशन देने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ग्राउंड्स क्या हैं, सर्कमस्टांसिस क्या हैं, और वो तमाम ज़रूरी पर्टिकुलर्स जो कि नेचर ऑफ द एप्लीकेशन के एतबार से अंदराज करना ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही साथ सेक्शन 10 में ये बता दिया गया है कि विलिंगनेस जो डिक्लेरेशन है, वो जो प्रपोज गार्डियन है उसकी डिक्लेरेशन भी उसके अंदर अटैच होगी कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं अपनी विलिंगनेस के साथ गार्डियन अपॉइंट होना चाहता हूं, जिसकी तस्दीक दो गवाहान करेंगे। ऐसे ही है ना, सेक्शन 10 में यही बात की गई थी ना। हाँ जी। अच्छा चलें, ये आपका मुख्तसर अब सेक्शन 10 भी हो गया। अब हम आते हैं पैरा 3 पे। पैरा 3 का क्या टाइटल है? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन अपॉइंटिंग अ गार्डियन एंड इशूइंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन। देखें, ये अदालत की स्वाबदीद है। अगर वो चाहे तो गार्डियन अपॉइंट कर देगा, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल करने का ये मतलब नहीं होता कि गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है। अगर तो अदालत को ये लगता है कि फर्दर प्रोसीड्स करने के, फर्दर ग्राउंड्स हैं प्रोसीड करने के, तो वो फिर किसके तहत कार्रवाई करेगा, जो कि सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है। ऐसे लिखा हुआ ना आपकी किताब में। ठीक है। जिसके लिए वो केयरफुल अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा कि सेक्शन 11 में किन किन लोगों को नोटिस देना है। ठीक है। और फिर ये भी नोट डाउन किया जाएगा कि भी कुछ ऐसे भी सूरत हाल हैं जहां पर कोर्ट गार्डियन को अपॉइंट नहीं कर सकती। ठीक है। सीधा डायरेक्ट रेफरेंस किस किस के आ रहे हैं? सेक्शन 11 के भी आ रहे हैं, सेक्शन 19 का भी आ रहा है, और नीचे उन्होंने लिखा है कि इन अपॉइंटिंग अ गार्डियन द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले इसको हम क्लियर करते हैं। ये जो सारी मैंने बात उर्दू में बताई है, ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लिखी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मैं सेक्शन 17 का हवाला दूंगी। सेक्शन 17 में क्या कहा गया है कि जब गार्डियन अपॉइंट किया जाता है तो कौन से मैटर्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। पहले तो ये है कि जिस लॉ से माइनर का ताल्लुक होगा उससे गाइडेंस ली जाएगी, और इसमें सर्कमस्टांसेस में ये लाजमी देखा जाएगा कि व्हाट अपीयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर कोर्ट क्या चीज, किस चीज को रिगार्ड करेगी वेलफेयर ऑफ द माइनर की? उसकी एज को, उसकी जेंडर को, उसके रिलीजन को, उसके करेक्टर को, और जो कैपेसिटी है प्रपोज गार्डियन की, और जो उसकी नियरनेस है माइनर की, मतलब रिश्तेदारों के हवाले से, उसको रिगार्ड करेगा। ठीक है। और अगर डिसीज पेरेंट्स की कोई विशेज हैं उनको कंसिडर करेगा, या कोई पहले से गार्डियन के साथ कोई एग्जिस्टिंग प्रीवियस रिलेशन रह चुका है। और उसके बाद सेक्शन 17 में लिखा था कि अगर इतना वो है, बाशऊर है कि वो कोई अपनी प्रेफरेंस भी दे सकता है, तो अदालत उसको भी रिगार्ड कर सकती है। और किसी बंदे को उसकी विल के बगैर गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा किसी का। ये तमाम बातें सेक्शन 17 में कह दी गई थी। ठीक है। उसके बाद हमने फिर सेक्शन 19 का भी हवाला पढ़ा कि भाई ऐसे भी कुछ मामलात हैं जहां पर गार्डियन नहीं अपॉइंट हो सकता। ठीक है। अब वो क्या हो सकता है? हम उसमें एज अ पर्सन और एज अ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जिसमें पहले ये बताया कि अगर कोई माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो गार्डियन कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सुपरविजन में है, तब तो गार्डियन नहीं अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। फिर आगे ये है कि अगर मैरिड फीमेल है और उसका हस्बैंड जो फिट है, फिट समझा जाता है एज अ गार्डियन, तो वहां पे भी जरूरत महसूस नहीं होगी कि गार्डियन अपॉइंट किया जाए। ये जहां पर बाप जो है, बाप अवेलेबल है, वो फिट है गार्डियन के तौर पे, तो फिर उस सूरत में भी कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। या फिर जहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कॉम्पिटेंसी है कि वो माइनर के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, तो वहां पे भी गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो जब पैरा 3 में आपने ये बात की है कि अदालत की डिस्क्रिशन है ना अपॉइंटमेंट करने की, आपने तो एप्लीकेशन दे दी है, तो ये अदालत की फिर मर्जी होती है कि फिर नोटिस इशू करना है कि नहीं करना है। तो हमने सेक्शन 17 भी पढ़ लिया, हमने सेक्शन 19 भी पढ़ लिया। ठीक है। अब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 का प्रोसीजर कब आता है? जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। अच्छा, जो दिन मुकर्रर किया जाता है सुनने के लिए और एप्लीकेशन के नोटिस के लिए, वो तमाम सीपीसी के तहत सर्व किया जाएगा। अब उसमें ये है कि अगर फर्दर प्रोसीड करने के ग्राउंड हैं तो फिर जाहिर बात है दिन मुकर्रर किया जाएगा सुनने के लिए, नोटिस दे दिया जाएगा। नोटिस किसको देना है? पेरेंट्स ऑफ द माइनर को देना है। ठीक है। और उस बंदे को सर्व करना है जिसकी कस्टडी और पोजेशन में वो माइनर और प्रॉपर्टी है। ठीक है। या कोई प्रपोज्ड पर्सन, सॉरी प्रपोज गार्डियन है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके लिए ये जरूरी समझा जाता है कि इसको भी स्पेशल नोटिस देना है। ठीक हो गया।
हाँ जी, अब आपको क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से पैरा 3 में हमने सेक्शन 17, हमने सेक्शन 19, हमने सेक्शन 11 का मिक्सचर देख लिया। ठीक है, अब इसमें मैंने एक रेफरेंस ऐड करवाना है। आपने पैरा 3 के नीचे लिखना है, लिखें पार्ट बी पैरा 2, पार्ट बी पैरा 2। अब जरा आप जरा पेज पलट के देखें कि पार्ट बी पैरा 2 है किसके बारे से। उसमें ये बताया कि जो नोटिस भेजने ना सेक्शन 11 के तहत, उसका परफॉर्मा किसके तहत है, फॉर्म नंबर बी के तहत है। यहां तक क्लियर है मेरी बात? किसी का कोई सवाल इस हवाले से? अच्छा, अगर आप सबको क्लियर है तो अब आप पैरा, जी जी बोलें। हाँ हाँ, ये पैरा 3 के नीचे लिखेंगी आप। ठीक है, सही हो गया। अब आप दोबारा से पार्ट ए में चली जाएं, अब आप पार्ट ए में चली जाएं। अब हम पैरा 4 पे आते हैं। पैरा 4 में क्या कहा है, खोलें दोबारा से। अच्छा, एप्लीकेशन इन लेमनी शुड बी रिकॉर्डेड। देखें, अगर डिसमिस इन लेमनी होती है ना, फौरी तौर पर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो अदालत ने उसकी रिजेक्शन की रीजंस भी देने हैं। तो वो जो रिजेक्ट हो जाती है या रिफ्यूज हो जाती है, तो वो अपीलेबल ये ऑर्डर है किसके तहत, अंडर सेक्शन 47 ए क्लॉज, जो कि सेक्शन 47 जो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का, वो तमाम ऑर्डर्स की लिस्ट दे रहा है जिनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। खैर उसके अंदर तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी जो रेलिवेंट है सिर्फ उस हद तक रहते हैं। मतलब मैं सीधी बात करूंगी, इन लेमनी का मतलब है जो पहले दिन ही या पहले दूसरी पार्टी को बुलाए बगैर ही उधर ही रिजेक्ट हो जाए, फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाना। ठीक है, हाँ जी, डिसमिस इन लेमनी की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद पैरा 5 पे आ जाए। अच्छा, पैरा 5 का क्या टाइटल है, पार्ट ए के पैरा 5 पे अब सब आ जाए। उसमें लिखा है कि नो नीड टू अपॉइंट अ गार्डियन ऑफ डिसीज मिलिट्री सर्वेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ पेंशन। इसमें लिखा हुआ है कि जब आपको एक मिलिट्री सर्वेंट डिसीज कर गया है, आपको उसके लिए ना, उससे मतलब कि जो पेंशन वगैरह आनी है उसके लिए, पेंशन लेने के लिए गार्डियन अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसमें सिंपल क्या तरीका होता है, ये जो सेकंड लाइन इसमें लिखी है ना, सर्टिफिकेट साइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर साइन करेगी ना, इसको अंडरलाइन करें और साथ नीचे लिख दें इज एक्सेप्टेड एज सफिशिएंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ सच पेंशन टू डिफेक्टो गार्डियंस। मतलब ये बना पैरा 5 का कि भाई डिसीज मिलिट्री सर्वेंट, एक मिलिट्री सर्वेंट डिसीज कर गया, अब उधर से पेंशन मुझे आनी थी, तो सिंपल क्या होगा कि रेवेन्यू ऑफिसर जो सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी ना, वो सफिशिएंट प्रूफ होगा, सफिशिएंट अथॉरिटी होगी कि मैं पेमेंट ले सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? सही हो गया? हाँ, नायब तहसील कह दें या रेवेन्यू ऑफिसर कह दें, मतलब वो भी तो रेवेन्यू अथॉरिटी है ना, तो इतनी लंबी बात लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप पैरा 6 पे गौर करें। पैरा 6 क्या कह रहा है, पेटी केसेस प्रोसीडिंग शुड टर्मिनेट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन। अच्छा, इसमें क्या होता है, सिंपल मैं पहले बात करूंगी कि जो एनुअल इनकम होती है ना किसी भी स्टेट की, जिसकी जो वैल्यूएशन है 5,000 से एक्सीड होने के चांसेस हैं, मतलब कोई स्टेट कोई जायदाद है उसकी एनुअल इनकम 5,000 से एक्सीड कर रही है, तो उसकी अकाउंटिंग ज़रूरी होती है और उसकी कंटिन्यूस कंट्रोल डिज़ायरेबल है। मतलब कि जो लार्ज प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, उनका हिसाब किताब करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना गार्डियंस मैटर में, कि आप अदालत को आके इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये इस तरह से इसमें इतनी मतलब कि मुनाफा हुआ है, वो ईच एंड एवरीथिंग। तो पैरा 6 में आपने सिंपल ये लिखना है, इसमें वैसे तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि जहां पर एनुअल इनकम ऑफ द स्टेट अगर वो एक्सीड करने के हैं चांसेस, 5,000 से एक्सीड कर जाएगी, या फिर नीचे लिखा हुआ है जो लास्ट लाइन है कि कंटिन्यूस कंट्रोल इज डिजायरेबल ओनली इन द केस ऑफ लार्ज प्रॉपर्टीज। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें सिर्फ क्रक्स आपने ले लेना है कि ये एनुअल इनकम ऑफ द स्टेट जब 5,000 से एक्सीड करेगी, तो वहां पर क्या रिक्वायर्ड होता है कि लास्ट लाइन को जोड़ देना, कंटिन्यूस कंट्रोल इज डिजायरेबल ओनली इन द केस ऑफ लार्ज प्रॉपर्टीज। यहां तक बात समझ आइए सबको? अच्छा, अब इसमें क्रॉस रेफरेंस आप लिख 5,000 तक अंडरलाइन करके, मतलब व्हेन दी एनुअल इनकम से करके 5,000 तक लाइन लगाएं और फिर नीचे जोड़ दें कंटिन्यूस कंट्रोल इज डिजायरेबल ओनली इन द केस ऑफ लार्ज प्रॉपर्टीज। ठीक है,
इस तरह से जोड़ना है। हो गया? अच्छा, अब इसमें क्रॉस रेफरेंस साथ एरो लगा के लिखें। पार्ट बी है इसी का और पैरा 8 है। पार्ट बी पैरा 8 लिख लिया। और साथ ही मेंशन कर दें हाँ, साथ एक लाइन लिख दें, स्क्रूटनाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, स्क्रूटनाइजेशन ऑफ अकाउंट्स in case of large income, in case of large income। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद पैरा 7। पैरा 7 का क्या टाइटल है? फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट फॉर करंट एक्सपेंसेस। मतलब जो आपने खर्चा वगैरह जमा कराना है उसके लिए आपको इसमें से सिंपल सी बात है कि अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपने पैरा 7 के नीचे लिखे क्रॉस रेफरेंस पार्ट बी पैरा 13, पार्ट बी पैरा 13 लिख लिया। और नीचे लिख लें ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। हाँ, इसी के नीचे इसकी लाइन लिख लेना, ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स in approved banks, in approved banks, in banks in the name of minor for current expenses, for current expenses। मतलब कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव बैंक है उसमें अकाउंट खुलवाना है ताकि करंट एक्सपेंसेस के लिए आप जमा करा सकें। ठीक है ना? तो पैरा 7 को आपने पार्ट बी के पैरा 13 के साथ मिला दिया। सही हो गया? अच्छा, इस तरह से आपका ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब आगे मजीद इसको नहीं देखना। ठीक है, अब आप इसके जरा पार्ट बी पे आ जाएं। जो रूल्स हैं निकाल लिए सबने? अच्छा, पार्ट बी में हम पैरा 1 भी कर चुके हैं, हम पैरा 2 भी कर चुके हैं। जी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आ रही है आवाज? जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ। सॉरी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, हाँ हाँ, देखें एग्जिबिट्स का भी इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात की है कि जो प्रूफ बैंक है उसमें खाता खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है। सिंपल बात की, अभी तो एग्जीबिशन की बात नहीं आई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो एग्जीबिशन वाला जो आप कह रहे हैं बस आने ही लगा। अच्छा जी, अच्छा जी, पार्ट बी का जो पैरा 1 है वो भी कर लिया हमने, पैरा 2 भी कर लिया। अब पैरा 3 पे आते हैं। पैरा 3 को आपने सेक्शन 34 के साथ मिला के पढ़ना है, जो कि बेसिकली माइनर की जो प्रॉपर्टी है ना उसके हवाले से गार्डियंस की ड्यूटीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम पैरा 3 पढ़ते हैं। फॉर्म एंड टाइम फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डेट्स, फर्दर स्टेटमेंट्स व्हेन टू बी पुट इन। अच्छा, सिंपल अगर सेक्शन 34 का बी क्लॉज आप देखें ना तो उसमें ये कहा गया है कि जब गार्डियन की अपॉइंटमेंट हो जाती है ना उसके तकरीबन 6 माह का मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, 6 माह के अरसे में आपने उसकी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है उसकी स्टेटमेंट रेंडर करनी है अदालत के सामने। ठीक है, और बाद में अगर कोई एडिशन हो जाती है, मतलब कि जैसे ना कि और कोई प्रॉपर्टी निकल आई है उसके हवाले से भी आपको आपको ना अदालत को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको पहले पढ़ती हूँ फिर जो एडिशन है वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉपर्टी एंड द डेट्स ऑफ अ वार्ड as required by clause B of section 34 of the act shall be in form C annexed to these rules। ठीक है, मतलब कि 34 के तहत जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है चाहे वो कर्ज के से रिलेटेड है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसका जो परफॉर्मा है फॉर्म नंबर सी में दे दिया गया जो रूल्स के साथ ही अटैच है, मतलब कि इसी किताब के चैप्टर के एंड पे ही अटैच है। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि ओनली वन सच स्टेटमेंट शैल ऑर्डिनरली बी एग्जिबिटेड बाय द गार्डियन ऑन और बिफोर सच डे सब्सिक्वेंट टू द अजम्पशन ऑफ गार्डियनशिप। देखा ना, मेरी बात उसमें क्लियर हो गई कि गार्डियन अपॉइंट होने के बाद सबमिट करना होता है।
as the court may fix unless for any special reason to be recorded in writing, the court shall subsequently think it necessary to call for another statement or statements. The guardian shall, however, inform the court of any subsequent accrual of the property to the minor, for example by inheritance. मतलब वरासत के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी मिल गई है माइनर को, उसके वाले से भी आपने अदालत को इतला देनी है. आगे है एंड सबमिट एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट दैट मे बी कॉल्ड फॉर, और वो तमाम स्टेटमेंट जो कि अदालत मंगवाएगी. The court shall carefully examine the statement submitted under this rule and pass any further orders that may appear necessary for the proper management of the property. मतलब फिर क्या होगा कि स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएगी, अदालत उसको एग्जामिन करेगी और जो मुनासिब वो समझेगी प्रॉपर्टी की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए वो ऑर्डर पास कर देगी. यहाँ तक क्लियर है सबको? देखें सेक्शन 34 का जो बी क्लॉज है उसका ओवरव्यू ये है कि जब जैसे मैं एज अ गार्डियन अपॉइंट हो जाती हूँ तो अदालत मुझे ऑर्डर देगी कि भाई ये जो स्टेटमेंट है आप ये प्रेजेंट करें अदालत के सामने. मतलब कि माइनर की कौन कौन सी बिलोंगिंग्स हैं, मूवेबल है, इमूवेबल है, या कोई डेट देने वाला है माइनर के बिहाफ पे, वो आपने अदालत को आके इन्फॉर्म करना है. अगर फर्दर वो कोई अक्रूल करता है ना प्रॉपर्टी, उसके हवाले से भी अदालत को इन्फॉर्म करना है. फिर अदालत जो मुनासिब समझेगी वो ऑर्डर पास कर देगी. यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अच्छा जी, सही हो गया. बाकी इसमें एक और रेफरेंस है, पैरा 3 के नीचे लिखें, इसी का पार्ट बी है, पार्ट बी पैरा 7, पार्ट बी पैरा 7 लिख लिया सबने? अब जरा पैरा 7 पे आए वो देखें, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट में क्या लिखवाना चाह रही हूँ. पैरा 7 का जो नंबर 2 है ना, उसमें ये कहा गया है कि जब गार्डियन अपॉइंट होता है ना तो पीरियोडिकली उसने अकाउंट सबमिट करने होते हैं और उसका अंदराज रजिस्टर नंबर 26 फॉर्म ई में किया जाता है. ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है. मतलब एंट्रेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन रजिस्टर नंबर 26 फॉर्म नंबर ई. यहाँ तक बात क्लियर है आपको? हाँ जी. अच्छा, अब हम आते हैं पैरा 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब किसी को गार्डियन अपॉइंट किया जाता है तो अदालत जो ऑर्डर करती है ना वो इस पैरा 4 के तहत करती है. ठीक है, जिसका ये पैरा 4 अब क्या कह रहा है, गार्डियन सर्टिफिकेट पॉइंट्स टू बी नोटेड देयर ऑन. अच्छा, जब गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत तो लाजमी तौर पर उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा गार्डियन का, लेकिन उसकी तवज्जो ना कुछ सेक्शंस पे दिलाई जाएगी. ठीक है, और जो ऑर्डर लिखना है ना सर्टिफिकेट ऑफ गार्डियनशिप का, वो फॉर्म नंबर एफ में प्रोवाइडेड है. वो मैं उसकी तरफ आती हूँ. अभी पहले ये देख लें कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं. सेक्शन 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 44 और 45. ठीक है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सेक्शन 26 जो है रिमूवल ऑफ द वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन है. ऐसे ही है ना? तो ये जो सर्टिफिकेट लिखा, सर्टिफिकेट जो ग्रांट किया जाएगा उसकी बैक साइड पे ये सारे जो सेक्शंस हैं वो छपे होंगे. ठीक है, तो सेक्शन 26 आपको पता है कि अगर अदालत की जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड वार्ड को लेकर जाना है तो परमिशन रिक्वायर्ड होती है. ऐसे ही है ना? तो वो स्पेशल और जनरल ऑर्डर के जरिए लीव ली जाती है अदालत से और उसमें पर्पस भी डिफाइंड होता है कि भाई किस लिए ग्रांट की जा रही है. ऐसे ही है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, मैं आपको ना इसमें खैर अंदर ये आपका ना जरा पेज आगे पलट के देखें, फॉर्म नंबर एफ निकालें जरा, आगे देखें कहाँ पर आ रही है. ये फॉर्म एफ आपको ना जरा रट्टा लगाना पड़ेगा. मैं इसका आपको जो एक्चुअल ऑर्डर है एक केस का पड़ा हुआ वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी. तो ये हो सकता है कि गार्डियनशिप अपॉइंट करनी है तो आपको कहा जाए कि भैया अपना ऑर्डर तहरीर करें. सबने निकाल लिया? चले हम इसको ना जरा डिस्कस कर ही लेते हैं. अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म एफ है, फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 7 गार्डियंस एंड वॉर्ड्स है. ठीक है, वेयर एज दिस कोर्ट हैज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7
being pleased to appoint you or to declare you dash to be the guardian of the property of the person and property of dash during the period of his minority till the dash, ठीक है, subject to the provision contained in the act and the rules framed thereunder and particularly those provisions contained in section 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 44, 45. Acha, which are printed on the back of this certificate. You are hereby authorized to take charge of the property of the minor in trust, to collect and pay all just debts, claim and liabilities due to or by the state of the minor, to institute or defend suits connected with that state, and generally to do and perform all acts which may be necessary to the due discharge of the trust vested in you, provided always that you shall not mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange, or otherwise any part of the immovable property of your ward, or lease any part of that property for a term exceeding 5 years or for any term exceeding more than 1 year beyond the date on which your ward will cease to be माइनर विदाउट द एक्सप्रेस सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब ये बता दिया गया, पहले तो पर ये बताया गया ना कि अदालत प्लीज है, खुश है कि आपको अपॉइंट कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, और जो माइनॉरिटी एज है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। फिर रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं और सेक्शन मेंशन किए गए जो सर्टिफिकेट के बैक साइड पे प्रिंटेड है, ठीक है। आपको चार्ज दिया जा रहा है उस माइनर की प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट में कि आपने तमाम क्लेम्स, लाइबिलिटी, जो भी डेट्स वगैरह है वो आपने कलेक्ट करना है, इसकी लाइबिलिटीज पूरी करनी है, दावे का दफा करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है, ठीक है, और ड्यूली डिस्चार्ज करना है जो आपको ट्रस्ट सौंपा गया है। फिर साथ उन्होंने कहा कि भाई ये काम करना है ना जो प्रॉपर्टी के हवाले से, पहले अदालत की आप एक्सप्रेस सैंक्शन लें, ठीक है, प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। आगे है दैट यू शैल कीप regular accounts of your receipt and disbursement with all vouchers and other documents necessary to establish their correctness and shall carry out all orders issued to you by this court under the aforesaid act। ठीक है, आपने सारा हिसाब किताब सही रेंडर करना है अदालत के सामने और तमाम ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करनी जो अदालत इशू करेगी इस एक्ट के तहत। आगे क्या है, गिवन अंडर माय हैंड एंड द सील ऑफ द कोर्ट दिस डैश डे ऑफ डैश, ठीक है, इस तरह से आपने ऑर्डर लिखना है। मैं आपको ना ऑर्डर वो भी भेज दूंगी, ठीक है। अब जिसने तैयारी करनी है आगे देखें कि एक्सट्रैक्ट दिया गया गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में सेक्शन 26 बता दिया गया। सेक्शन 26 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड लेकर जाना है तो लीव ऑफ द कोर्ट रिक्वायर्ड है, और वो जो लीव ग्रांट की जाएगी अदालत में वो ऑर्डर में स्पेसिफाई भी होगा जनरली या स्पेशली कि क्यों भाई ये ऑर्डर पास किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 27 देखें, ड्यूटीज ऑफ गार्डियंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब वार्ड की जो प्रॉपर्टी के लिए जब गार्डियन अपॉइंट किया जाता है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने ऐसे ही केयरफुली इसको डील करना है जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला बंदा करता है, कि जैसे उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और वो तमाम इकदाम करेगा जो कि वो जरूरी समझेगा या प्रॉपर समझेगा प्रॉपर्टी की रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट के लिए। सेक्शन 27 सबको क्लियर है? जी क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 28 पावर्स ऑफ टेस्टिमेंट्री गार्डियन। टेस्टिमेंट्री गार्डियन कौन होता है? जो एक इंस्ट्रूमेंट के तहत क्रिएटेड हो। तो जब कोई गार्डियन किसी विल या इंस्ट्रूमेंट के तहत क्रिएटेड है, जो उसकी पावर है कि वो मॉर्गेज कर सकता है, चार्ज कर सकता है, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज के जरिए ट्रांसफर कर सकता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो वार्ड की बिलोंगिंग है। लेकिन अगर वो उसी बंदे को अदालत डिक्लेयर कर देती है इस एक्ट के तहत, तो अदालत से ना फिर परमिशन रिक्वायर्ड होती है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जिस तरह से उसको ऑर्डर में परमिट किया जाता है, ठीक है। विदाउट परमिशन आप वो काम नहीं कर सकते। मतलब पता है कि ये काम करना ही है, लेकिन अदालत से तो जब आपको डिक्लेयर किया है तो भाई आप उससे पहले परमिशन लेकर आए ताकि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 29 पे आते हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अच्छा, जब अदालत के थ्रू कोई बंदा अपॉइंट और डिक्लेयर होता है तो उसकी पावर्स पे कुछ लिमिटेशन है कि भाई ये जो सारे काम करने हैं ना, जैसे कि ऊपर बता देंगे, पहले अदालत की परमिशन लो। चाहे आपने मॉर्गेज करना है, आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो या लीज करवाना चाह रहे हो, तो पहले अदालत की परमिशन लो, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 32 को टिक कर लें, वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अच्छा, अदालत क्या है कि वक्तन फोक्तन उसकी पावर्स में ना वेरिएशन कर सकती है, उसको ऑर्डर के जरिए डिफाइन कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, ठीक हो गया। तो ये जनरली आप सेक्शन 32 को भी देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 33 है
राइट ऑफ गार्डियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द ओपिनियन इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अवार्ड। इसमें सिंपल ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर और मैनेज करने के लिए अगर अदालत की राय या एडवाइस रिक्वायर्ड है, ओपिनियन रिक्वायर्ड है, आप उसको लाजमी तौर पर आप उसे एप्लीकेशन फाइल करें पिटीशन के थ्रू, और ये गार्डियन का राइट भी है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। पहला पैराग्राफ ही काफी है इसमें। फिर 35 36 छोड़ दें, बस इतना है कि टाइटल आपको याद रहे। उसके बाद सेक्शन 39 ये भी आपने याद करना है, रिमूवल ऑफ द गार्डियन। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, ऑन इट्स ओन सॉरी एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन मोशन पे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब्यूज ऑफ द ट्रस्ट है और कंटिन्यूसली वो नाकाम रहा है ट्रस्ट की ड्यूटीज की डिस्चार्ज में, इनकैपेसिटेटेड है, इल ट्रीटमेंट निगलेक्ट कर रहा है, वार्ड की प्रॉपर केयर के हवाले से कॉन्टिमेशियस डिसरिगार्ड कर रहा है, मतलब कि जानबूझकर जिद में आकर उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है एक्ट की, और उसको किसी ऑफेंस की कन्विक्शन हो गई है जो कि ये समझा गया है कि ये करेक्टर में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से वो अब अनफिट हो गया कि वो वार्ड की के गार्डियन के तौर पर ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, या उसका अब कोई ना एडवर्स इंटरेस्ट है, फेथफुल परफॉर्मेंस है। ठीक है, या वो अदालत की जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड रिजाइड करना शुरू हो गया, या वो बैंक करप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, या फिर जिस लॉ के तहत उसे गार्डियन अपॉइंट किया था अब माइनर, चूंकि अब माइनर नहीं रहा, तो अब उसकी मतलब कि जरूरी हो गया कि वो उसकी गार्डियनशिप सीज कर दी जाए। ठीक हो गया। अब नीचे वो प्रोवाइजो में चंद उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन बता दी हैं कि जैसे ऊपर जनरल रूल है, नीचे उसकी एक्सेप्शन बता दी गई है। अब जहां पर ये जी क्लॉज की बात होती है ना कि एडवर्स इंटरेस्ट रखता है टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो नीचे ही लिख दिया गया है कि अगर उसका इंटरेस्ट बाद में क्रिएट हुआ था, जिसने अपॉइंट किया था उसकी डेथ के बाद, या उस टाइम इग्नोरेंस में किया था पॉइंट के भाई हमें नहीं पता था कि भाई उसका ये एडवर्स इंटरेस्ट है, तो ऐसी सूरत में नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो कहा है ना कि बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन रिजाइड करना शुरू हो गया है, तो जब अदालत को ये लगता है कि अब उसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है कि वो वहां पर ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकता वहां रहते हुए, तो इस कंडीशन पे भी उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, ये आपने 39 पढ़ लिया। उसके बाद 44 मेंशन किया है कि पेनल्टी फॉर द रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 26 का रेफरेंस देके उन्होंने ये कहा है कि उसे 1,000 रुपये जुर्माना, 7-6 माह की कैद, ठीक है, ये सजा दी जा सकती है। फिर उसके बाद सेक्शन 45 में ये तमाम जो जरूरी इसको काम करने को कहा गया था कि भाई आप माइनर को पेश करें, आप अकाउंट सरेंडर करें, 34 के तहत आपने वो भी नहीं किया, या फिर आपने प्रॉपर्टी डिलीवर करनी थी कि जब आपकी पावर सीज हो गई थी, वो भी नहीं आपने किए हैं। तो ये जब आप काम करते हैं ना, तो फिर आप लाइबल हो जाते हैं कि आपको ना आपके खिलाफ पेनल्टी इम्पोज की जाए। ठीक है, जो कि तकरीबन 100 रुपये बताया गया। खैर अभी ये लॉ के तहत तो नहीं है, लेकिन आपने रिटर्न में ऐसे ही लिखना है, और अगर लगातार आप उसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो डेली बेस पे आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, एग्रीगेट उसका 500 रुपया होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका सेक्शन 45 भी इसमें कवर अप हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, समझ आ गई है? तो देखें आपका एक तरह से गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट तो हो ही गया ना। अच्छा जी, बाकी पार्ट सी में ना बस एक छोटी सी लाइन लिख लें, लिख लें इसके साथ कि लेविंग फी, लेविंग फी, सब लिख रहे हैं? लेव पार्ट सी के नीचे लिख देना, पार्ट सी के नीचे लिखें लेविंग फी फॉर ऑडिट ऑफ, फॉर ऑडिट ऑफ ऑडिट ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स अकाउंट। हो गया, बस इतनी सी बात है कि जो हिसाब किताब होगा उसके लिए ऑडिटिंग के लिए फीस भी लेविट की जाएगी। बाकी ये इतनी ज्यादा तफसील है, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो अब आपने वो पार्टी की जिम्मेदारी है ना कि सबमिट करवाएं, ये अदालत डिसाइड करेगी, वो तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, या माइनर की प्रॉपर्टी में से लिया जाएगा। हाँ जी, हम्म,
बिल्कुल। हेलो जी, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब आपने क्या काम करना है इसमें, ये जो फॉर्म्स दिए हुए हैं ना, सबसे पहले फॉर्म बी को टिक कर लें कि जो सेक्शन 11 के तहत नोटिस भेजा जाता है, ये आपने रट्टा लगा देना है। ये जरा देख लें कि कैसे नोटिस जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म बी करना है आपने, ठीक है? हो गया? बी को टिक कर लें। सॉरी, क्या है ये? हाँ, बी है, फॉर्म बी है। उसके बाद फॉर्म डी है, फॉर्म डी को टिक कर लें। ये जो बॉन्ड दाखिल किया जाता है उसके हवाले से, जो सेक्शन 34 के तहत रिक्वायर्ड होता है, इसको भी देख लें, ठीक है? पहला सफ़ा जो है वो आपकी तरफ पता नहीं किस तरह से बना हुआ है। हो गया डी। उसके बाद फॉर्म एफ को स्टार लगा लें। ये फॉर्म्स आपने देख के जाना है। आप जरा सेंस तो ले लेना, मैं कौन सा कह रही हूँ पूरा रट्टा लगा के जाएं। मतलब पूरा किसी से भी याद नहीं होना, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा ना, ठीक है? हाँ हाँ, जस्ट देखना ही है बस ऐसे ही। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपने प्रायोरिटी पे रखना ना, फॉर्म एफ ही रखना है, ठीक है? क्योंकि वो एक्चुअल लाइंस हैं। एक मैंने आपको बी का है, एक आपको डी का है, और एक आपको एफ का है। लेकिन अगर इसमें से आप छोड़ना चाह रही हैं तो फॉर्म एफ को लाजमी करना है आपने, ठीक है? सेक्शन 11 के तहत नोटिस है। हाँ, सेक्शन 11 के तहत वो नोटिस है, वो फॉर्म बी है। आप सारे ना करें, आप फॉर्म एफ तो कर लेना, फॉर्म एफ तो कर लेंगे ना, फॉर्म एफ कर लें, बाकी छोड़ दें। मैं आपको शेयर कर दूंगी। जी जी, मैं वो भी अभी आपको शेयर कर देती हूँ ढूंढ के। हाँ जी, जी बोलें। जी जी, आ रही है, बोलें। जी जी, देखें, प्रैक्टिस में फॉर्म एफ यूज होता है, बाकी बेशक यूज हो या ना हो, उसका सबूत यह है कि मैं अभी आपको भेजूंगी ना, वो आप प्रिंट लेके ना तसल्ली से पढ़िएगा। बेशक सारे ऑर्डर्स ना पढ़ें, सिर्फ जजमेंट को देखिएगा। और ये जो सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है गार्डियनशिप का, सिर्फ उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। मैंने पटिशन अभी पहले तकरीबन 6 महीने पहले देखी थी कि इजाजत लेनी थी कि भाई इस प्रॉपर्टी को ना वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए बेचना है। ऑलरेडी वो गार्डियन अपॉइंट हो चुकी थी इसकी माँ। तो वो ऑर्डर भी उसमें है, वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको ना क्लियर हो जाए, ठीक है? अच्छा, चलें अब आगे इसको कंप्लीट करते हैं। जो मैं पार्ट बी पढ़ा रही थी ना, उसका पैरा 5 पे आप आ जाएं, बस 2 ही रह गए हैं। पैरा 5 पे आ जाएं, जो बॉन्ड्स के हवाले से है। हाँ जी, पार्ट बी पैरा 5, बॉन्ड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम गार्डियन, दे फॉर्म्स एन अमाउंट। अच्छा, अब इसमें यह कहा गया है कि जब अदालत के थ्रू कोई प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट होता है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? विद और विदाउट श्योरिटी, जिसके लिए एक अदालत जो मुनासिब समझती है एक अमाउंट प्रिस्क्राइब कर देती है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, और जो 3 साल प्रॉफिट है उससे भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप सिंपल इसमें ये याद रखें कि गार्डियन के लिए जरूरी है कि उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अब जो बॉन्ड उसने एग्जीक्यूट करना है उसका परफॉर्मा किस में दिया हुआ है? फॉर्म नंबर 10 में दिया हुआ है। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है? सही है? हाँ जी, क्लियर। तो मैंने फॉर्म डी ही कहा है, मैंने क्या कहा है? मैंने फॉर्म डी ही कहा है। फॉर्म, अच्छा, फॉर्म डी है। अच्छा, उसके बाद पैरा 6 को 5 और 6 साथ करना है। अच्छा, पैरा 6 में क्या कहा है? टाइम टू बी फिक्स्ड फॉर फाइलिंग बॉन्ड्स।
अलाउंसेस ऑफ गार्डियंस एंड अदर ऑर्डर्स। अच्छा, अब जो ऑर्डर्स रिक्वायर्ड हैं, ए में क्या कहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बी में क्या कहा है, अमाउंट, इफ एनी ऑफ द अलाउंसेस टू बी पेड टू द गार्डियन शैल बी मेड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग द गार्डियन। मतलब कि जो खर्चा पानी देना है वो अदालत ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देगी ना कि भाई इतना आपने अलाउंसेस भी देने हैं। आगे लिखा है कि व्हेन अ बॉन्ड इज रिक्वायर्ड the court shall fix the time within which such bond is to be furnished and the order of appointment shall be made conditional on furnishing the bond। अच्छा, जब रिक्वायर्ड किया जाता है अदालत की तरफ से तो टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतनी देर तक आपने बॉन्ड फर्निश कर देता है, कर देना है, ठीक है। तो वो कंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? जी ठीक है, ये आपका, हाँ जी बोलें। जी जी, हेलो। अच्छा, ये